हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट में। और मैं हूं आपका दोस्त महेंद्र। दोस्त, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपने सुना होगा अक्सर कि जमींदारी व्यवस्था में अस्थाई बंदोबस्त, जागीरदारी, मालगुजारी, विस्वेदारी, ये क्या होता है। आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे कि ये जो जमींदारी व्यवस्था है, जमींदारी व्यवस्था को ही हम अस्थाई बंदोबस्त, जागीरदारी, मालगुजारी और विस्वेदारी कहते हैं। सब एक ही का नाम है। और इस व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में लागू किया था। और इस व्यवस्था को जो लाने का विचार था, जो ऐसा उत्पाती विचार था, जेम्स ग्रांट और सर जॉन शोर के मन में आया था ऐसा पहला विचार। और इन दोनों ने अपना विचार लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब को दिया और इसने 1793 में इस व्यवस्था को लागू कर दिया। और इस व्यवस्था को इसने इसलिए लागू किया क्योंकि उसमें ये देख रहा था कि नहीं, किसान किस तरह से धीरे धीरे उन्नति कर रहे हैं, तो उनकी उन्नति इससे देखा नहीं गया। और इसने फिर इस व्यवस्था को लागू किया जिसका नाम था जागीरदारी, मालगुजारी, विस्वेदारी, स्थायी बंदोबस्त और जमींदारी व्यवस्था। सब एक ही का नाम है। और इसमें ये था कि जो किसान जो फसल उत्पादन करेगा उसका 10/11 भाग उसे देना पड़ेगा सरकारी कोष में, यानी सरकार को देना पड़ेगा। और उसका जो 1/11 भाग बचेगा, यानी कि सिर्फ एक भाग, वो रह जाएगा जमींदार के पास। इतना बड़ा अन्याय था। और इससे जो इसका जो प्रभाव था वो सबसे पहले इसका शिकार हुआ बिहार, बंगाल और उड़ीसा। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके बाद एक आया महालवाड़ी व्यवस्था। इसको हाल्ट मैकेंजी ने 1822 ईस्वी में लागू किया। और इसका जो प्रभावी क्षेत्र था वो था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब का 30% भाग पर इसने लागू किया था। मतलब पंजाब के 30% क्षेत्र पर ही लागू हुआ था। मालगुजारी उत्पादन का 80% देना पड़ता था। इसके समय में महालवाड़ी व्यवस्था में भी जो हाल्ट मैकेंजी लागू किया तो उस समय भी मालगुजारी उत्पादन का 80% देना पड़ता था, यानी कि 10/11 से थोड़ा सा कम हो गया, यानी कि। और उसके बाद फिर जब लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब आए तो उसके समय 66% देना होता था मालगुजारी। और लॉर्ड डलहौजी के समय 50% देना पड़ता था। और फिर बाद में इसको बढ़ा दिया गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर आया रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसको टॉमस मुनरो ने 1792 में लागू किया था। और इससे जो प्रभावी था वो था मुंबई, मद्रास और कर्नाटक का कुछ, मुंबई, मद्रास, कर्नाटक और असम का कुछ भाग इससे प्रभावित था। इनके समय में भी मालगुजारी का 30 से 33% देना पड़ता था और बाद में बढ़ा दिया गया। इसके बाद दोस्त ये देखिए, ये आया हमारा तिनकठिया। इसको आप सुने होंगे। जब गांधी जी ने पहला आंदोलन बिहार में शुरू किया था तो उसमें तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध ही शुरू किया था। तिनकठिया प्रथा ये था कि जो किसान जो खेती करते थे तो जो उस बागानों के जो अंग्रेज मालिक होते थे, उस मालिक के आदेश पर ये 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। अर्थात यदि आपको अंग्रेज ने 20 बीघा ज़मीन दिया है खेती करने के लिए, तो उसमें आपको 3 बीघे ज़मीन पे नील की खेती करना पड़ेगा। यही था तिनकठिया प्रथा। उसके बाद आया ददनी प्रथा। ददनी प्रथा जो है, ये अंग्रेज अधिकारी, जो अंग्रेज व्यापारी थे, वो भारतीय किसानों को जो पैसा देते थे, एडवांस में पैसा देते थे कि भाई आपको ये खेती करना है, आपको ये चीज़ बोना है, ये ले लो, इतना पैसा, ये रकम देते थे। उसको कहते थे ददनी प्रथा। ददनी प्रथा को आज ये भी विद्यमान है, जिसे आज के समय में एडवांस कहते हैं। तीसरा था कम्युनिटी प्रथा। कम्युनिटी प्रथा सबसे बेकार था। कम्युनिटी प्रथा उसे कहते थे
जैसे कि जो किसान था, ये अपने जो जमींदार थे, जो खेतों के मालिक थे, जहाँ वो खेती किया, जिनके यहाँ वो काम किया करते थे, तो जो ऋण के बदले में, ऋण तो चुकाते थे, ऋण के बदले में जो ब्याज होता था, उस ब्याज के बदले में ये जीवन भर उनकी सेवा करते थे। ये थी कम्युनिटी प्रथा। और ये जो तीन कठिया प्रथा है, ये सिर्फ बिहार में ही लागू था, क्योंकि उस समय बिहार में ही नील की खेती की जाती थी। और कम्युनिटी प्रथा ये भी बिहार और उड़ीसा में जो कुर्मी जाति के लोग थे, जो आधुनिक पटेल कहे जाते हैं, उन्हीं के जाति के लोगों के लिए ये था। ये प्रथा सबसे बेकार थी, कम्युनिटी प्रथा। इस प्रथा में जमींदार जो हैं ऋण देते थे अपने छोटे छोटे किसानों को, और ऋण वो वसूलते थे भी, ले भी लेते थे, और उसके ब्याज के बदले जीवन भर ये लोग उनकी सेवा करते थे।